हेलो फ्रेंड्स, अगर फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके आए क्लास 10 यानी कि कक्षा 10वीं वालों के लिए विज्ञान में हम लोग जीव विज्ञान का पहला चैप्टर को देखने वाले हैं। जे प्रक्रम में हम लोग 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और ये 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऐसे प्रश्न है जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप ये लाइव प्रोसेस के इस 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लेते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो जे प्रक्रम में यहीं से बहुत सारे प्रश्न आप लोग को मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो ये लाइव प्रोसेस यानी कि जे प्रक्रम का पहला वीडियो है और आप इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न क्या करा है कि वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत ही बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, वह प्रक्रम, वह प्रोसेस जिनके द्वारा शरीर में एनर्जी का उत्पादन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और आप लोग बताना कि ये 40 प्रश्न में से आप लोग को कितना प्रश्न जो है ना पहले से याद था। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या करा है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। तो दोस्तों, कौन सी क्रिया जो होता है ना सभी जीवों के लिए आवश्यक होता है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण, बी में दिया हुआ है वाष्प उत्सर्जन, और सी में आपका दिया हुआ है श्वसन, और डी में आपका दिया हुआ है चलन। तो दोस्तों, आप लोग को बता देते हैं जो श्वसन होता है ना, यह सभी जीवों के लिए आवश्यक होता है। इनके अलावा प्रजनन और उत्सर्जन की क्रिया भी जो होता है सभी जीवों के लिए आवश्यक होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, श्वसन। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। यानी कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है क्लोरोफिल में, बी में दिया हुआ है लाल रक्त कण में, और सी में आपका दिया हुआ है वर्णी लवक में, और डी में आपका दिया हुआ है श्वेत रक्त कण में। तो दोस्तों, आप लोग को बता देते हैं जो मैग्नीशियम पाया जाता है ना, वह किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में 2.6% मैग्नीशियम पाया जाता है। कितना पाया जाता है? क्लोरोफिल में 2.6% जो है ना मैग्नीशियम पाया जाता है। इसमें लोहा या फास्फोरस नहीं होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और आपको जो प्रश्न याद नहीं रहता तो उसको नोटबुक में अपना नोट कर लीजिएगा। अब आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि मानव हृदय में पाए जाते हैं। यानी कि मानव हृदय में कितने वेशम पाए जाते हैं? तो दोस्तों, आप लोग को बता देते हैं मानव हृदय में जो है ना 2 निलय 2 आलिन होते हैं। यानी कि 2 निलय 2 आलिन करके टोटल कितने वेशम पाए जाते हैं? 4 वेशम पाए जाते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, 4 वेशम। इसके साथ साथ 4 चैम्बर होते हैं और 4 कपाट भी होते हैं। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या कराए कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो दोस्तों, ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है ना किसकी प्राप्ति होती है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ वसा का, बी में है प्रोटीन या फिर ग्लूकोज, और डी में दिया हुआ है प्रकाश का। तो दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है ना ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, ग्लूकोज। और ग्लूकोज का जो सूत्र होता है क्या होता है? C6H12O6 होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ग्लूकोज का अनुसूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो दोस्तों, कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य सजीव झिल्ली है जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव को घेर कर रखती है। यानी कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार का झिल्ली होता है? अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, अर्धपारगम्य। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे वीडियो को आप थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा। अगर इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते ना, तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो जे प्रक्रम यानी कि लाइव प्रोसेस में यहीं से आप लोग को सारा का सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कराए कि पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है? तो दोस्तों, पौधों में जो वाष्प उत्सर्जन होता है वो किस भाग में होता है, वही आप लोग को बतलाना है। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है जड़ में, या फिर तना में, या फिर पत्ता में, और डी में आपका दिया हुआ है फूल में। तो दोस्तों, पौधों में जो वाष्प उत्सर्जन होता है वो किस में होता है? पत्ता में होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, पत्ता में। और किसी भी पौधे द्वारा जो अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। इसे भी आप लोग याद रखिएगा।
अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। तो दोस्तों मानव रक्त में जो ह्यूमन का ब्लड होता है उसमें यूरिया की जो सामान्य मात्रा होता है ना वो कितना mg होता है। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो मानव रक्त में यूरिया की सामान्य मात्रा होता है वो कितना होता है 20 mg होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 20 mg। अगर आप मानव शरीर के 100 ml रक्त को ले लेते हैं, अगर आप मानव शरीर के 100 ml रक्त को ले लेते हैं ना तो ये 100 ml रक्त में जो है कितना प्रतिशत पाया जाता है यूरिया। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है 20 mg, इसलिए यहाँ पे हमारा जो है ना ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 20 mg। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। तो दोस्तों जब भी श्वसन का क्रिया होता है उसके दौरान कितना प्रतिशत ऊर्जा जो है ना वो टेम्परेचर यानी कि ताप के रूप में निष्कासित होती है। तो दोस्तों 20%। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा 20%। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो दोस्तों मनुष्य में जो है ना किडनी एक तंत्र का भाग है जो संबंधित किससे, उत्सर्जन से संबंधित है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ परागकण, बी में निषेचन और सी में आपका दिया हुआ विसरण और डी में आपका दिया हुआ है वाष्पोत्सर्जन। तो दोस्तों पौधे के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया। तो दोस्तों शरीर में भोजन का पचना यह एक प्रकार का उपचयन अभिक्रिया होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उपचयन। पेट में भोजन का पचना उपचयन रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि रक्त क्या है। तो दोस्तों रक्त एक प्रकार का लिक्विड होता है, चिपचिपा रेड कलर का ब्लड सेल तथा प्लाज्मा सेल से बना होता है, जिसमें प्लाज्मा जो होता है कितना प्रतिशत होता है, 55% प्लाज्मा होता है और ब्लड जो होता है कितना प्रतिशत होता है, 45% ब्लड पाया जाता है। ठीक है, ब्लड कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ब्लड 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो रक्त एक प्रकार का क्या होता है, उत्तक होता है, यानी कि टिश्यू होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा उत्तक। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है। तो दोस्तों उत्सर्जी अंग कौन है वही आप लोग को बतलाना है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ वृक्क, बी में है अग्नाशय और सी में आपका दिया हुआ आंख और डी में आपका दिया हुआ कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा जो उत्सर्जी अंग होता है ना वो क्या क्या होता है, किडनी होता है, यानी कि वृक्क होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा वृक्क। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। तो दोस्तों रक्षी कोशिकाएं जो है किसमें पाई जाती है, पत्तियों में जो है ना रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा पत्तियों में। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न है जो आप लोग को मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्या कराए कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। तो दोस्तों इथाइल अल्कोहल जो होता है ना यह अवायवीय श्वसन में बनता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अवायवीय श्वसन। और अवायवीय श्वसन में क्या होता है, भोजन का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। जंतुओं में इस क्रिया के फलस्वरूप CO2 तथा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है और जबकि पौधे में जो होता है ना CO2 तथा इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। और ये इथाइल अल्कोहल जो है किस प्रकार के श्वसन में बनता है, अवायवीय श्वसन में बनता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि मनुष्य में सांस लेने तथा छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं, मनुष्य में सांस लेने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रश्वास कहते हैं, और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, उच्छ्वास कहते हैं। प्रश्वास जो उच्छ्वास दोनों को मिलाकर के हम लोग क्या बोलेंगे, श्वासोच्छ्वास कहेंगे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा श्वासोच्छ्वास। सांस लेने की क्रिया को प्रश्वास कहते हैं और सांस छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, उच्छ्वास कहते हैं। तो दोनों को मिला के हम लोग क्या कहेंगे, श्वासोच्छ्वास कहेंगे। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि
दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो दोस्तों दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है वही आप लोग को बतलाना है। यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ अपघटन, बी में प्रकाश संश्लेषण और सी में आपका दिया हुआ है किण्वन और डी में आपका दिया हुआ है उत्सर्जन। तो दोस्तों दही के जमने में जो है ना किण्वन की क्रिया होती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा किण्वन। और आप लोग बताना है दही में जो है ना कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार पूछे जा चुके आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। क्या करा है इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा कि मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो दोस्तों मानव हृदय में जो ना कितने विषम पाए जाते हैं? 4 विषम पाए जाते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा 4 विषम, 2 नीले 2 आलिन करके टोटल 4 विषम पाए जाते हैं मानव हृदय में। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि मानव में डायलाइसिस थैली है। तो दोस्तों मानव में डायलाइसिस थैली जो ना किसको हम लोग कहते हैं? नेफ्रॉन को कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो ना फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आप लोग को बोर्ड परीक्षा में यहीं से देखने को मिलेगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। तो दोस्तों मत्स्य यानी कि मछली का जो मुख्य श्वसन अंग होता है वो आपका क्या होता है? गिल्स होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा गिल्स। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो दोस्तों पौधों में जो गैसों के निष्कासन के लिए जो ना किसका उपयोग होता है आप लोग को वही बतलाना है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ प्रासरण, बी में विसरण और सी में आपका दिया हुआ है वाष्पोत्सर्जन और डी में आपका दिया हुआ परिवहन। तो दोस्तों पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए जो है ना किसका उपयोग होता है? विसरण का उपयोग होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा विसरण। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। तो दोस्तों क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है ना कैसा होता है? हरा होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा हरा। और पत्तियों में जो ना क्या पाए जाते हैं? क्लोरोफिल पाए जाते हैं। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, जिसके कारण क्या होता है? पत्ती का रंग हरा होता है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि, यानी कि कवक जो है ना कौन सी विधि के द्वारा पोषण करता है? यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ मृतजीवी। तो दोस्तों कवक जो होता है ना ये मृतजीवी पोषी के द्वारा पोषण करता है। कवक क्या होता है? ये कवक जो होता है पौधों या जानवरों के आसपास के पोषक तत्वों को अवशोषित करता है जो जीवित या फिर मृत हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना क्या होगा? मृतजीवी हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा मृतजीवी। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या करा है कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो दोस्तों ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों रेजिन एवं गोंद जो है ना ये पुराने जाइलम में संचित रहता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा पुराने जाइलम में। और ये पौधे की उत्सर्जित पदार्थ क्या क्या होते हैं? रेजिन या गोंद होते हैं। ठीक है, पौधे के प्रमुख उत्सर्जित पदार्थ हो गया आपका टैनिन हो गया, रेजिन हो गया, गोंद हो गया, लेटेक्स होते हैं। ठीक है, और आप लोगों को बता देते हैं जो टैनिन होते हैं ना वो यह वृक्ष के छालों में तथा रेजिन एवं गोंद जो होता है ये पुराने जाइलम में संचित रहता है। अगर आपसे पूछा जाए ये टैनिन जो होता है ना कहाँ पे संचित रहता है तो वृक्षों के छालों में रहता है संचित, और रेजिन एवं गोंद कहाँ पे संचित रहता है? पुराने जाइलम में संचित रहता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तो दोस्तों ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी ध्यानपूर्वक आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों ये स्टोमाटा जो होता है ना ये पत्तियों में पाया जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल से उत्तर जाएगा पत्तियों में। और इसी स्टोमाटा के द्वारा जो है ना पौधे अपना गैसों का आदान प्रदान करता है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग। तो दोस्तों मानव हृदय का जो औसत प्रकुंचन दाब जो होता है ना वो कितना होता है? 120 mmHg होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा 120 mmHg, यानी कि 120 mm मरकरी होता है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषी अंग जो है ना किसको कहते हैं? पत्तियों को हम लोग प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा पत्ती। और पौधे में पर्णहरित प्राय हरी पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है? पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो दोस्तों ये वाष्पोत्सर्जन जो है ना ये एक प्रकार का भौतिक प्रक्रिया होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा भौतिक प्रक्रिया। और पौधे द्वारा जो अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि
शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दोस्तों शरीर में भोजन का पचना यह एक प्रकार का ऑक्सीकरण या फिर उपचयन प्रक्रिया होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑक्सीकरण या फिर उपचयन। इसे आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, और अगर आपको जो प्रश्न याद नहीं है ना तो उसको अपना नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो दोस्तों स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है? क्लोरोफिल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल होता है, सूर्य का प्रकाश होता है। ये तीनों जो होता है ना स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देती है, यह क्रिया होती है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोस्तों पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया जो होती है ना कहाँ पे होती है वही आप लोग को बतलाना है। तो दोस्तों ये प्रोसेस, ये क्रिया जो होता है कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों जठर ग्रंथिया जो होता है ना वो कहाँ पे पाया जाता है? अमाशय में पाया जाता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अमाशय में। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों खुला परिसंचरण तंत्र जो है किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ मनुष्य में, या फिर कॉकरोच में, सी में दिया हुआ घोड़ा में, और डी में आपका दिया हुआ ऊंट में। तो दोस्तों ये खुला परिसंचरण तंत्र जो है ना किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में पाया जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कॉकरोच में। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? यह भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ लैटेक्स, बी में रेजिन, और सी में आपका दिया हुआ गोंद, और डी में आपका दिया हुआ टैनिन। तो दोस्तों ये चारों क्या होते हैं? पौधे द्वारा उत्सर्जित पदार्थ होते हैं। तो दोस्तों पौधे में जो पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लैटेक्स कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लैटेक्स। और पौधे के प्रमुख उत्सर्जित पदार्थ क्या क्या हो गया? टैनिन हो गया, रेजिन हो गया, गोंद हो गया और लैटेक्स। ये चारों क्या होते हैं? पौधे द्वारा उत्सर्जित पदार्थ होते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है? तो दोस्तों यूरिया रक्त में जो है ना कहां से प्रवेश करती है? यकृत से प्रवेश करती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यकृत से। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसको भी अच्छी तरह से याद कर लीजिए, और अगर आपको जो प्रश्न याद नहीं है ना तो उसको कॉपी में अपना नोट कर लीजिए। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। तो दोस्तों ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, एमबीबीआई है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों रक्त में आयरन की कमी से जो होने वाला रोग होता है वो उस रोग का नाम क्या होता है? एनीमिया। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एनीमिया नामक रोग होता है रक्त में आयरन की कमी से। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो दोस्तों पादप में जाइलम जो है ना उत्तरदायी किसके लिए होता है? जल का वहन के लिए होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, ये पादप में जाइलम का उत्तरदायी, जाइलम मतलब जल का यहाँ पे उत्तरदायी होता है, पादप में किसके लिए? जल का वहन के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जल का वहन के लिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि कुटपाथ किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों ये कुटपाथ जो है ना किसमें पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अमीबा में। और अमीबा क्या होता है? एक अमर प्रोटोजोआ प्राणी होता है। और ये अमीबा कहाँ पे पाया जाता है? नदी हो गया, तालाब हो गया, है ना, मीठे पानी की झील हो गया, पोखर हो गया, पानी का गड्ढा में क्या क्या पाया जाता है? अमीबा पाया जाता है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो दोस्तों ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। दोस्तों प्रकृति में जो ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है वो किसके द्वारा बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न को देख लेते हैं, और इस होमवर्क प्रश्न का जवाब जो है ना आप लोगों को कमेंट करके बताना है। देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है कि लोहे का जस्तीकरण कर देने से उसका क्या रुक जाती है? तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना संक्षारण है, वृद्धि है, मोटाई है, और यहाँ पे दिया हुआ है कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि लोहे का जब जस्तीकरण कर देते हैं तो उसका जो है क्या रुक जाती है? संक्षारण, या फिर वृद्धि, या फिर मोटाई, या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके बताना है।
अब आइए फ्रेंड्स एक थोड़ा सा आप काम कर दीजिए, अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आपका जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप है, जितना भी आपका फेसबुक ग्रुप है, यानी कि आपका जितना भी साथी 2022 में मैट्रिक और परीक्षा देने वाले हैं ना, तो उस तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके 2022 बोर्ड परीक्षा में। और हमारे चैनल पर नए हैं ना तो फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और डेली जो है ना आप लोग को 7 बजे लाइव क्लास आना है और जो है ना आप लोग को कमेंट करके बताना है ये 40% में से जो है ना आप लोग को कितना प्रश्न जो है ना पहले से याद था, इसका जवाब जरूर बताइएगा। और आप लोग जो है ना होमवर्क प्रश्न का आंसर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।